नमस्कार, मैं संतोष कुमार चौरसिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंडा जिला सागर से। तो आज हम लोग पी ब्लॉक के अंतर्गत समूह 18 यानी उत्कृष्ट गैसों का अध्ययन करने वाले हैं। इस ब्लॉक के अध्ययन के पहले हम समूह 17 यानी हैलोजन गैस हैं, समूह 16 ऑक्सीजन परिवार और समूह 15 नाइट्रोजन परिवार का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस क्रम में हम देखें कि जो समूह 18 के जो तत्व हैं जिन्हें हम आवर्त सारणी, अब हम आवर्त सारणी में समूह 18 को देख लेते हैं। समूह 18 जो कि अंतिम समूह होता है, जिसे नोबेल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, अक्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इनका जो अष्टक है वो कंप्लीट होता है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में चूँकि एक ही कक्षा है और पहली कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की ही आवश्यकता होती है, अतः इसका जो कोष है वो कंप्लीट होता है। जबकि दूसरी कक्षा से अगर हम प्रारंभ करें या नियोन से प्रारंभ करें रेडॉन तक, तो सभी की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ऑक्टेट कंप्लीट होता है। कंप्लीट ऑक्टेट होने के कारण ये इनकी जो संयोजकता है वो शून्य हो जाती है और शून्य संयोजकता के कारण इस वर्ग को एक नाम और दिया गया है, शून्य समूह या जीरो ग्रुप। अगर हम ऋण विद्युता की बात करते हैं तो ऋण विद्युता बाएं से दाएं चलने पर लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन इनकी जो ऋण विद्युता है वो शून्य हो जाती है क्योंकि इनको एक भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आयनन ऊर्जा इनकी अपने अपने आवर्त में सर्वोच्च होती है, सबसे अधिक होती है, क्योंकि आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं चलने पर तो बढ़ती ही है, साथ में हम जानते हैं कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं और इनका जो कक्षा है या इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है और इनकी आयनन ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी हम प्रथम आवर्त की बात करें तो हीलियम की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, द्वितीय आवर्त में नियोन की सबसे अधिक होगी, तीसरे आवर्त में आर्गन की, फिर क्रिप्टॉन की, जिनोन की और रेडॉन की अपने अपने आवर्त में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है, जो कि नीचे जाने पर घटती जाती है। हीलियम की आयनन ऊर्जा पूरी आवर्त सारणी में और इस समूह में सबसे अधिक होती है। जबकि जो एक विशेषता और है कि जो रेडॉन है, रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है और रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इससे जो अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं, इन गामा रेज का यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थायी होता है, यानी इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉनों के कारण इनका अष्टक पूर्ण होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखें, हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 है तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर हम नियोन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 10 है, इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से अष्टक पूर्ण होना प्रारंभ हो गया है। अगर हम आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, 2, 8, 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट फिर से हो गया है। इसके बाद क्रिप्टॉन यानी 2, 8, 18, 8 अर्थात फिर से आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। जिनोन जो कि एक ऐसी गैस है जो अक्रिय गैस होती हुई भी यौगिक बनाती है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम रेडॉन की बात करें जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये स्थायी नहीं होता है और इससे अल्फा बीटा गामा कण निकलते रहते हैं। वैसे देखें तो सबके नाम अलग अलग होते हैं, इनका नाम जिसकी वजह से पड़ा है। जो हीलियम है, हीलियम का नाम हीलियोज से पड़ा है। हीलियोज का मतलब सूर्य होता है यूनानी भाषा में। सबसे पहले इसको सूर्य के पास खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हीलियम पड़ा है। नियोन का मतलब न्यू शब्द से नियोन बना है, यानी ऐसी गैस पहले कभी नहीं देखी गई थी।
अर्थात ये नई गैस थी, इसलिए इसका नाम नियोन पड़ा। ऑर्गन का मतलब आलसी शब्द से है, तो यह किसी से रिएक्शन नहीं करती है, आलसी होने के कारण इसका नाम आर्गन पड़ा। क्रिप्टॉन का मतलब छुपा हुआ होता है, यानी जब वायु में उपस्थित समस्त गैसें रिएक्शन कर लेती हैं तो एक गैस कुछ अक्रिय अवस्था में रह जाती है। उस गैस को जब देखा गया तो ये गैस क्रिप्टॉन थी, छुपी हुई होने के कारण इसका नाम क्रिप्टॉन रखा गया। इसी तरीके से जो जीनॉन है, जीनॉन जैसे पहली गैस कभी नहीं देखी गई थी, अर्थात स्टेरर, इसका मतलब है स्ट्रेंजर का मतलब होता है कि यह एक अजनबी गैस है जो पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी। रेडॉन जो गैस है, रेडॉन वास्तव में हमें रेडियम से प्राप्त हुई है। जब रेडियम में से एक अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हो जाता है तो अल्फा परमाणु, अल्फा कण निकलने के बाद रेडॉन शेष रह जाता है। अब हम बात करते हैं इनके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NH2 होगा, अर्थात S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक करके देखें तो हीलियम नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इकट्ठा देख लेते हैं। सबसे पहले हम हीलियम की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास He से प्रारंभ करेंगे, यानी 2 तो He पे हो गया है। इसके बाद 2s2 और 2p6, अर्थात 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसमें। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम शुरू करेंगे नियोन से, तो यहाँ पे 10 हो गए हैं, और 3s2 3p6 यानी 2 और 6 8 यहाँ पे होगा, तो 10 और 8 18। इसी तरीके से क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 4p6। जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 5s2 5p6 होता है। जबकि रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि रेडियो एक्टिव गैस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जीनॉन से प्रारंभ करके और 4f14 5d10 6s2 और 6p6 पर समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाता है। अब हम उत्कृष्ट गैसों की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी खासियत है। तो अगर हम देखें तो पहले नंबर पर देखें तो इनका अष्टक पूर्ण होता है। जैसा कि अभी बताया था कि बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी भी पूरी कक्षा कंप्लीट है। इनकी जो ऋण विद्युता है उसका मान 0 होता है। ऋण विद्युता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने या इलेक्ट्रॉन युग्म को अट्रैक्ट करने की शक्ति। चूँकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसी के कारण इसके ऋण विद्युता का मान 0 होता है। इसकी आयनन ऊर्जा अगर देखें तो सबसे अधिक होती है, यानी अपने अपने आवर्त में सबसे अधिक इनकी आयनन ऊर्जा होगी, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट होने से आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट होता है, और हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा अपने अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा होती है। अगर स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर इन गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात की बात करें तो 1 रेशियो यानी 1.67 होता है, जो कि इनके अक्रिय होने की विशेष कारण है। इनकी वजह से ये गैसें किसी से क्रिया नहीं करती हैं। ये गैसें एक परमाणुक होती हैं। हम जानते हैं कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट्स रिएक्शन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। चूँकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, और ये किस तरीके से एक परमाणुक होती हैं, यानी कि जैसे हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, इस प्रकार हम He को यानी हीलियम को He2 नहीं लिखेंगे, Ne को Ne2 नहीं लिखेंगे। इस तरीके से सभी की सभी जो गैसें हैं वो एक परमाणुक होती हैं। तो इसका जो कारण है वो क्या है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। तो एक परमाणुक इसलिए होती है क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, और आयनन ऊर्जा अधिक है, इसलिए भी ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। यह गैसें मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी इन गैसों को किसी से क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती।
ये गैसें रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं और स्वादहीन होती हैं, क्योंकि इनमें रंग तो होगा नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अब हम उत्कृष्ट गैसों के यौगिकों की बात करते हैं। उत्कृष्ट गैसों के जो यौगिक हैं, वास्तव में यौगिक तो इसके नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि पहले से बता रहे हैं कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी कुछ गैसें ऐसी हैं, जैसे कि जिनॉन की बात करें तो ये जिनॉन है वो यौगिक बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि जिनॉन का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या प्रथम जो आयनन ऊर्जा है वो ऑक्सीजन के समान होती है। तो नील बार्टलेट नामक साइंटिस्ट ने सोचा कि जब जिनॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा 1170 किलो जूल प्रति मोल और ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा 1166 किलो जूल प्रति मोल है, तो लगभग समान होने के कारण जब ऑक्सीजन इतने अधिक यौगिक कंप्लीट यौगिकों का फॉर्मेशन करता है तो जिनॉन को भी यौगिक बनाने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर ऑक्सीजन की क्रिया होती थी, ऑक्सीजन के स्थान पर उन्होंने जिनॉन की क्रिया करा दी। ये देखिए, ऑक्सीजन यानी O2 प्लस PtF6, यानी जब ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रकार का कंपाउंड बनता है। जो कंपाउंड यहाँ पर जो प्लस लग रहा है, वास्तव में राइट हैंड पर जो ये प्लस O2 के ऊपर ये प्लस चार्ज लगा हुआ है और PtF6 के ऊपर ये माइनस चार्ज लगा हुआ है, यानी यह एक संकुल यौगिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर संकुल यौगिक जब बन जाता है, यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन भाग ले रहा था, नील बार्टलेट नामक साइंटिस्ट ने आयनन ऊर्जा के आधार पर ऑक्सीजन की जगह पर जिनॉन की क्रिया कराई। ये देखते हैं, जब जिनॉन यहाँ पर O2 की जगह पर जिनॉन ले लिया, जिनॉन की क्रिया कराई, तो एक जो यौगिक बना उसका नाम था जिनॉन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, जो कि जिनॉन के साथ साथ किसी भी अक्रिय गैस का प्रथम कंपाउंड था, प्रथम यौगिक था। क्योंकि सभी लोग तो जानते थे कि जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये यौगिक बनाएगा ही नहीं। इसके बाद और भी बहुत सारे तत्व और जिनॉन ने भी बहुत सारे यौगिकों का निर्माण किया, जिसका वर्णन हम देख रहे हैं। अब हम उत्कृष्ट गैसों के कुछ अन्य यौगिकों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि जिनॉन डाइफ्लोराइड। जिनॉन डाइफ्लोराइड, जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक जिनॉन परमाणु से 2 फ्लोरीन परमाणु जोड़े जा चुके हैं। नील बार्टलेट ने तो ऑक्सीजन के स्थान पर जिनॉन को लेकर के प्रथम यौगिक बना लिया था, लेकिन यहाँ पर इसको कैसे बनाया गया, जब जिनॉन और फ्लोरीन के 1:3 के मिश्रण को Ni की नली में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रवाहित किया जाता है तो जिनॉन डाइफ्लोराइड बनता है। वास्तव में जो जिनॉन डाइफ्लोराइड है देखने में जितना आसान है, इतनी आसानी से वो बनता नहीं है। जब जिनॉन और फ्लोरीन की क्रिया कराई हमने कितने पर, 400 डिग्री सेल्सियस पर या 673 केल्विन पर, तो इसका जो नाम है वो जिनॉन डाइफ्लोराइड बनता है। यहाँ पर ये देखने की बात है कि जिनॉन और फ्लोरीन दोनों गैसें हैं, जबकि जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो सॉलिड बनता है, यानी ठोस कंपाउंड यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। ये कैसे संभव है जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट था? चलिए देखते हैं। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होने के कारण इसका कंप्लीट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 5s2 5p6। जब 5p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 5d में चला जाएगा। 5d में जाने के बाद इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2 हो जाएगी, और 2 होने के कारण जब यह फ्लोरीन से कांटेक्ट करेगा या फ्लोरीन से संयोग करेगा
तो एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसे अपना कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो निश्चित है कि जीनोन के पास यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए एक जीनोन एटम से 2 फ्लोरीन एटम को जोड़ा जा सकता है। तो इस एक एक्सी से जब 2 फ्लोरीन जोड़ेंगे तो जो फॉर्मूला है वो बनेगा XeF2 और नाम हो जाएगा जीनोन डाइफ्लोराइड। साथ ही इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d। वास्तव में अगर हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इसकी संरचना देखें तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होनी चाहिए थी, परंतु sp3 BSEPR सिद्धांत के आधार पर इसकी जो संरचना है वो रेखीय होती है, क्योंकि 5s और 5p के शुरू के 2 कक्षकों में डबल इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हुए हैं, तो इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। इसलिए ये जो 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इनके कारण जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेखीय हो जाता है। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का जो नाम था पंचकोणीय द्विपिरामिडी के स्थान पर हमें इसका नाम रेखीय ही कहना पड़ेगा। इसी क्रम में हम उत्कृष्ट गैसों के कुछ और युग्मों की बात करते हैं, जैसे कि जीनोन टेट्राफ्लोराइड। अगर जीनोन टेट्राफ्लोराइड के फॉर्मूले की बात करें तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मूला XeF4 है। इसे बनाने की विधि को देखें तो जब जीनोन और फ्लोरीन के 1:5 के मिश्रण को Na की नली में 400 डिग्री सेल्सियस ताप और 5 से 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रवाहित करते हैं तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनता है। इसकी अगर हम अभिक्रिया या समीकरण की बात करें तो जीनोन और 2F2 यानी फ्लोरीन की जब रिएक्शन होगी तो XeF4 यानी जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 5s2 5p4 हो गया और 5d2 हो गया, यानी इसमें एक p का और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा कर के 5d में चला गया है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब 4 हो गए हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अगर देखें तो ये sp3d2 होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 2 और 2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक जीनोन एटम में अब यहाँ पर 4 फ्लोरीन एटम जुड़ सकते हैं और XeF4 स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब XeF4 के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ऐसी इसकी संरचना होगी, यानी इस संरचना का जो नाम है वो होगा वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय यानी इसमें एक वर्ग बना हुआ है और ये जो 2 ऊपर और नीचे 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, इन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वर्ग समतलीय है VSEPR के सिद्धांत के आधार पर। अब हम बात करते हैं जीनोन हेक्साफ्लोराइड। जीनोन हेक्साफ्लोराइड यानी अब जीनोन के 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में और जाएगा। अगर इसको बनाने की विधि की बात करें तो जब जीनोन और फ्लोरीन के 1:5 के मिश्रण को फिर से Na की नली में प्रवाहित करते हैं, लेकिन अब टेम्परेचर थोड़ी सा कम हो जाता है, केवल 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 50 से 60 atm प्रेशर होता है। जब इस पर हम इसे प्रवाहित करते हैं तो जीनोन हेक्साफ्लोराइड बनता है। अगर हम इसका समीकरण देखें तो जीनोन और फ्लोरीन के मिक्सचर को जब हमने मिलाया, Na की नली में पास कराया तो जीनोन हेक्साफ्लोराइड बन गया। ये कैसे बना? जिस क्रम में हम वहाँ बात कर रहे थे उसी क्रम में यहाँ भी देखते हैं। तो ये देखिए ज़रा, इसकी अगर एक्साइड ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 5s2 5p6 होगा। इसमें d ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है। नीचे अगर हम देखें तो इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है p के, 5p के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 5d में पहुंच गए हैं
और 5D में जाने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक एक्सी एटम 6 फ्लोरीन एटम को जोड़ सकता है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को या इस संरचना को जीनोन हेक्साफ्लोराइड या XeF6 कहते हैं। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें या संरचना देखें तो इसकी जो संरचना है वो अष्टफल की होनी चाहिए थी। यानी इसकी जो अगर वैसे अगर अपन इसकी संकरण के आधार पर संरचना देखते तो ये पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होनी चाहिए थी, क्योंकि sp3d3 संकरण है। लेकिन इसमें एक लॉन पेयर जो 5s का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, जो कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में उपस्थित होगा। इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो संरचना है वो अष्टफल की नहीं रह पाती है और डिस्टर्ब हो जाती है। यानी इस संरचना को हम कहते हैं डिस्टर्ब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। यानी जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसका जो नाम था वो तो पता ही है, जीनोन हेक्साफ्लोराइड, और स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है डिस्टर्ब या विकृत अष्टफलकीय। अब हम उत्कृष्ट गैसों के उपयोग की बात करते हैं। तो हीलियम का उपयोग गुब्बारों और वायु पोतों में भरने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हीलियम हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस है। पहले इसके लिए हाइड्रोजन का भी उपयोग किया जाता था, परंतु हाइड्रोजन अगर उसमें गुब्बारे में अगर सुराख हो जाता है तो हाइड्रोजन विस्फोट के साथ जलती है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए आजकल हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके भी हीलियम इसमें भरी जाती है। अगर हम दूसरा उपयोग देखें तो हीलियम का जो उपयोग है वो सांस लेने में किया जाता है। सांस जो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर सांस लेने के लिए शुद्ध वायु का उपयोग या हवा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर वे हवा का उपयोग करते हैं तो समुद्र की गहराई में नीचे जाने पर चूँकि वायु जल का दाब बहुत अधिक हो जाता है, तो उच्च दाब पर जो गैस में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, हवा में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो हमारे रक्त में घुल जाती है। और रक्त में जब वो व्यक्ति ऊपर आता है और दाब कम होता है तो वह नाइट्रोजन बाहर निकलती है, और नाइट्रोजन बाहर निकलने से जो रक्त केशिकाएँ हैं, रक्त केशिकाओं के अंदर उधर का थक्का या गैस फंसने का डर रहता है और वह गैस फंसने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिलाकर हीलियम के साथ जब मिलाया जाता है तो जो अस्पताल होते हैं, अस्पताल में भी इसी के साथ हाइड्रोजन, हीलियम और वायु का मिश्रण या ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर तीसरे उपयोग की बात करें तो बहुत कम दाब पर जो नियोन गैस है, अगर इसे ट्यूब में भर दिया जाए और बल्ब के अंदर भर दिया जाए तो एक चमक उत्पन्न करती है। तो चमकने वाले जो बल्ब हैं वो इसी के बनाए जाते हैं। साथ में वायुयान के लिए अगर संकेतक के रूप में उपयोग करना है तो इसका संकेतक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसका जो प्रभाव है वो कोहरे में भी नहीं होता, इसलिए आसानी से इसको दूर से देखा जा सकता है। अतः इसका उपयोग वायुयान में और नियोन गैस की ट्यूब में भरने के लिए होता है। 26% नाइट्रोजन को मिलाकर आर्गन के साथ इसे आर्गन को बल्बों में भरा जाता है, और जो पहले नाइट्रोजन गैस को बल्बों में भरा जाता था, परंतु नाइट्रोजन गैस का जो N2 अगर हम उसको देखें तो नाइट्रोजन गैस का जो बंधन ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होती है, 945 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो अगर कभी लाइट तेज़ आ जाती है तो वो बल्ब का जो फिलामेंट है ये बना होता है टंगस्टन का, और यह फिलामेंट जल करके गल जाता है। इसलिए इस फिलामेंट की सुरक्षा के लिए आजकल नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस को भरा जाता है, और इसके दहन की प्रक्रिया या इसकी गलन की प्रक्रिया को
रोका जा सकता है, जिससे फिलामेंट की जो एज है या उसकी उम्र है वो बढ़ जाती है और बल्ब ज़्यादा देर तक जल पाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती हैं, इनकी वजह बताना है। तो एक परमाणु क्यों होती हैं? क्योंकि ये किसी भी दूसरे परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं और इनको H2 या N2 जैसा 2 लगा के नहीं लिखा जाता, जबकि He, NeAr, Kr, Xe और Rn लिखा जाता है। उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं, क्यों? क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, आयनन ऊर्जा सर्वोच्च होती है, ऋण विद्युता और इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, जबकि इनकी जो 1.67 जो मान है, जो विशिष्ट ऊष्मा का मान है, इसकी वजह से भी ये अक्रिय होती हैं और किसी से क्रिया नहीं करती हैं। जिनोन अक्रिय गैस होती हुई यौगिक क्यों बनाती है? जैसा कि नील बार्टलेट नामक साइंटिस्ट ने सोचा था कि जब ऑक्सीजन का परमाणु का जो आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा 1166 है और जिनोन की आयनन ऊर्जा 1170 है, इसलिए ऑक्सीजन के समान इसको भी यौगिक बनाने चाहिए। अतः जिनोन ने भी जो प्रथम यौगिक बनाया वो था जिनोन जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, और यह लाल रंग का प्रथम यौगिक था। XeF2 की संरचना जो होती है वो होती है लीनियर। इसी तरीके से XeF4 की संरचना वर्ग पिरामिडीय, वर्ग समतलीय, और XeF6 की संरचना डिस्टर्ब ऑक्टाहेड्रल होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा समूह जो 18 है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।